हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब एडू केयर में। फ्रेंड्स, इस सेशन में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का 30 मार्क्स का। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किसका है थोड़ा सा मैं प्रॉपर आप लोगों को बता दूँ। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को पता है 2022 में। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, 2022 में अगर आपको सीटेट पास करना है तो आप अगर बुक या नोट्स या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप करते रहिए। उसके साथ साथ PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगाना ज़रूरी है। अब ये प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट आंसर की फाइनल आंसर की जो CBSE के द्वारा जारी किया गया था वो हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सारी PYQ क्वेश्चन का और प्रॉपर आंसर के साथ। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ये होगा, है ना। प्रॉपर जो CBSE का फाइनल आंसर की है उसके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ भी दोस्तों डिस्कस करके PYQ अपना यहाँ पर लगा सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर आप खुद भी अपने आप को जज करते भी चल सकते हैं कि हम 30 में से कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चन। अभी हम इस सेशन में 30 मार्क्स का करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आज का सेशन होने वाला है वो 16 दिसंबर 2021 का पेपर है, पेपर 1 है, ठीक है। इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो मैं इस सेशन में हिंदी में डिस्कस करूँगी और दोस्तों आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, डिस्प्ले पर आप पढ़ सकते हैं, और मैं हिंदी में डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं हिंदी में आप करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। अब विकास की प्रक्रिया, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन सा यहाँ पर सही है। विकास की प्रक्रिया एकदिशीय है। एकदिशीय मतलब यूनिडायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल होता है क्या एक ही डायरेक्शन में विकास होता है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। क्या ये व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यानी कि हेरिडिटी का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात सही है, लेकिन केवल यहाँ पर देखिए लग गया, तो इसलिए ये बात सही नहीं होगा। केवल आनुवंशिकता पर ये डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। तो अभी आप देखिए होती है कि नहीं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं चौथा यहाँ पर जो ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को देख करके आंसर लगाएंगे। विकास केवल, देखिए यहाँ केवल जहाँ वर्ड आ गया ना तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो वो जो आंसर होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं मतलब नहीं होगा, ज़्यादा केस में नहीं होगा, ठीक है। जहाँ निगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये ऐसा होगा, ठीक है। वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है विकास, ऐसा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं है। आप बचा दो, इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया एक दिशा, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो ऐसा नहीं। एक साथ हमारा बौद्धिक विकास, हमारा दोस्तों शारीरिक विकास, सामाजिक विकास सब होता है। कोई एक डायरेक्शन में विकास नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारा बौद्धिक विकास हो गया तब हमारा शारीरिक विकास होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएँ होती है। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 3rd नंबर, ओके। तो ये आपका जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, हमारे सेकंड क्वेश्चन का आप यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ इनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन। बच्चे के अंदर अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं एवं क्यों। यानी अगर बच्चे के विवेचनात्मक चिंतन को हमें बढ़ावा देना है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को हमें इन्हांस करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हम बच्चे को कैसा वर्क देंगे, कैसा प्रश्न उससे पूछेंगे कि बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पर यूज़ होगा। तो देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सीधा साधा आंसर नहीं होना चाहिए, उसमें उसको थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, इस तरह का क्वेश्चन हमें देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। जैसे पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, ठीक है, और क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों का नाम बताओ। तो देखिए, तो सीधा हो गया ना, 10 राज्य का नाम, बच्चा अगर रट्टा भी है तो बता दिया। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, ये भी सिंपल से सीधा हो गया, इसमें भी दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, याद करके उसको वाच देना है, तो इसमें भी नहीं हुआ। यहाँ पर जहाँ क्यों आ जाता है ना फ्रेंड, तो वहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा, सोचेगा, चिंतन वहाँ पर यूज़ करेगा। तो ये हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1। अब आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फेसाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है।
यानी विकास का चरणीय सिद्धांत क्या होता है, किस पर जोर देता है? विकास की निरंतरता पर जोर देता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों पर ये जोर देता है, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, किस पर ये जोर देता है? देखिए फ्रेंड्स, विकास जो है ना, विकास की अनिरंतरता पर ये जोर देता है, ठीक है, अनिरंतरता पर ये जोर देता है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रेंस इंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इन इनसफिशिएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये देखना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। यानी अधिगम से जो जुड़ाव है वो कौन ऐसा कारक है जिससे कि बच्चे का जो अधिगम से जुड़ाव है वो प्रभावित होगा? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध हो, यानी कि परिवार जो है इनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे का जो अधिगम जुड़ाव है उसका इफेक्ट मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता है। समकक्षी यानी कि जो उनके क्लासमेट है उनका भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चे जो लर्न कर रहे हैं अगर उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे साथी हैं, तो उनको दोस्तों लर्निंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सांस्कृतिक मूल्य का भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चों का आत्मसम्मान, बिल्कुल आत्मसम्मान का भी दोस्तों फर्क पड़ता है सीखने पर। तो इसमें से ये चारों ऑप्शन सही है। तो अब देखिए चारों ऑप्शन सही है तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3rd नंबर हो जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब देखिए दोस्तों जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो जीन पियाजे का स्टेज है ना, 4 स्टेज है फ्रेंड्स, उस स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। और स्टेज आपको याद होगा, 4 स्टेज SPCF है ना, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ये 4 स्टेज है जिसको आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक, यानी SPCF जो मैंने बताया ना, तो इसमें से ये दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक। तो कह रहे हैं कि इसमें से बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, इसमें से बच्चे क्या कर पाते हैं, यानी कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन करते हैं, इसका इंग्लिश आप देख लीजिए, रिवर्सिबल थिंकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं, प्रतीकात्मक खेल करते हैं, अनुक्रमिक वर्गीकरण यानी कि सीरियल वाइज में क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, या मतलब इधर उधर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वर्गीकरण वो क्लासीफाई कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। संरक्षण यानी कंजर्वेशन का थॉट उनमें आ जाता है। इसमें से कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हमारा 5 है ना, तो इसमें बच्चे सिंबॉलिक खेल खेलते हैं, यानी प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, यानी कि वो सिंबॉलिक खेल तो खेल रही है लेकिन दूसरे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसको नहीं वो समझ पा रही है, और वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जो बाहर की कोई भी घटनाएं हैं उससे वो परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, यानी कि वो बच्ची जो है वो किस स्तर में आएगी? संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर में आएगी, या प्री ऑपरेशनल में आएगी, या दोस्तों कॉन्क्रीट में आएगी, या फॉर्मल में, यानी कि 4 जो स्टेज है ना किस में आएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्ची है पूर्व संक्रियात्मक में आएगी, क्योंकि अभी वो किसी के बारे में समझ नहीं रही है, ठीक है, और प्रतीकात्मक खेल खेल रही है। तो अभी हमने बताया जो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन था, सिंबॉलिक जो खेल खेलते हैं बच्चे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में खेलते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा O2 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? अब देखिए कोहल वर्ग जो है ना, इन्होंने नैतिक विकास दिया था, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने 3 लेवल बताया था, उसके अंदर 2-2 स्टेज यानी 6 स्टेज इन्होंने बताया था, 3 लेवल इन्होंने बताया था। तो 3 लेवल 6 स्टेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब कि क्या बताया था, कैसे बताया था, नैतिकता किस लेवल पर, किस स्टेज में, किस लेवल पर होता है। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो अब ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। क्या ये सही है?
नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, ऐसा नहीं होता है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारणों पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए संपूर्ण रूप से कह दिया, यानी पूरी तरह से वातावरण पर निर्धारित करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्य पर, अब देखिए मुख्यतः बोल दिया सांस्कृतिक मूल्य पर, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक है। नैतिक विकास के जो चरण है वो सार्वभौमिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 साल का बच्चा वो मुंबई में रह रहा हो, या दोस्तों वो दिल्ली में रह रहा हो, या वो 2 साल का बच्चा बैंगलोर में रह रहा हो, या 2 साल का बच्चा अगर मतलब कि कहीं भी रह रहा हो, उसके अंदर दोस्तों बड़ों की तरह ना नैतिक जो विकास उसका है वो नहीं हो जाएगा। यानी कि जो 1 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के बच्चे उन नैतिक चीज़ों को अभी नहीं समझ पाते, उनके अंदर अभी नैतिकता नहीं आता है, वो अपने पेरेंट्स को भी थप्पड़ मार देते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे 2 साल के हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स को थप्पड़ मार देते हैं, और दूसरी जगह के जो बच्चे हैं वो 2 साल में अपने पेरेंट्स को सुबह उठकर डेली प्रणाम करते हैं, इतना उनके अंदर नैतिक आ जाता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि जो हमारे बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे उनके जो विकास का जो चरण है उसमें वो आगे बढ़ते हैं, और ये सार्वभौमिक होता है। तो ये जो आपका आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब यहाँ पर दोस्तों इसका इंग्लिश देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों मतलब इसमें से कौन सा होगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार। अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन केवल मूल्यांकन, ये तो बिल्कुल केवल वाला आंसर नहीं होगा। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका आंसर हो जाएगा वो 8 नंबर के साथ जाएगा, यानी 1 अध्यापन और मूल्यांकन। अध्यापन और मूल्यांकन ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में फ्रेंड्स मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपका जो थ्योरी है वो आप पढ़ चुके हो, है ना, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हो, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु, एक विशिष्ट मतलब कि एक स्पेशल कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, ठीक है। और पढ़ाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, एग्जाम्पल देती है, जिसका मतलब थोड़ा सा होता है ना कि टीचर कोई मैथ्स मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो हिंट दे देते हैं कि इस फॉर्मूले पर ये बनेगा, या कुछ थोड़ा हिंट दे देते हैं जिससे हमें क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो आगे के सारे जो सॉल्यूशन है वो हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, ये पार्ट जिसको स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैफ फोल्डिंग मतलब जिसमें बच्चे को हम हिंट देते हैं और उसके अनुसार बच्चे आगे कर लेते हैं। देखिए द्वंद्वात्मक अधिगम ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुकूलन अवलोकन ये नहीं होगा, पार्ट जिसको स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। प्रगतिशील कक्षीय मतलब कि फ्रेंड्स ऐसा क्लासरूम जो मतलब कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए कौन सा ये माहौल जो है वो नहीं है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ नॉट लगा कर पूछा है ना इंग्लिश वाले में, बट यहाँ पर नॉट तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है पूछ दिया है, वहाँ पर नहीं पूछ दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस कर दिया है। बट हम देख लेते हैं ऑप्शन, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता यानी कि बच्चे जो निर्णय ले रहे हैं उसमें हम भी पार्टिसिपेट करें, बच्चे का हेल्प करें। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। भय मुक्त का मतलब दोस्तों ये हुआ कि बच्चे के अंदर कोई किसी भी तरह का फियर नहीं हो, डर नहीं हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, है ना। तो ये तो ठीक है, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, है ना, बच्चे को मतलब भय नहीं दिखाना है, तो ये तो सही है। इससे हमारा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है और बेटर होगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना ये भी चाहिए। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है उसमें नॉट पूछा है, बट हिंदी वाला में नॉट नहीं पूछा है। तो हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चौथा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक ये निगेटिव है और निगेटिव ही पूछा है, हिंदी वाला में नहीं लगाया है। अगर हिंदी वाला के अकॉर्डिंग, हिंदी में जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग चले तो ये तीनों आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा,
दोस्तों देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्या है, द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। यहाँ पर नॉट पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है दोस्तों इसमें क्या है कि बाह्य अनुशासन कायम रखना, बाहरी अनुशासन की कोई बात नहीं की जाती है, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई अनुशासन की बात नहीं की जाती है। तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अगर नॉट लगा रहेगा तो नॉट नहीं लगा रहेगा तो 4, सेकंड, थर्ड तीनों सही होगा। बट दोस्तों मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है कि हिंदी वाला में नॉट या नहीं छूट गया होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, तो चौथा आंसर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्तर समूहों में पृथक न करे, यानी कि जो उसका IQ लेवल है उसके आधार पर बच्चे को हमें अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यानी कि विद्यालयों के लिए सही नहीं है, अध्यापक के लिए सही नहीं है। बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। तो बिल्कुल हम अगर बच्चे को अलग कर देंगे तो बच्चे में कंपटीशन नहीं हो पाएगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थाई नहीं है और यह बच्चे को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अस्थाई नहीं होता है। अगर बच्चे जो हैं इनका बुद्धि लब्धि मान लीजिए कम है, ठीक है, तो कल को हम अगर मेहनत करते हैं उन पर या वो वर्क करते हैं तो उनका थोड़ा सा बुद्धि लब्धि आगे बढ़ भी सकता है। तो उसके बेस पर हम किसी भी बच्चे को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं या उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। क्यों तरह तरह की अध्यापन रणनीति, मतलब अलग अलग प्रकार से हम वहाँ पर दोस्तों अपना टीचिंग मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, सामान्य बौद्धिकता की बात नहीं करते हैं, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, यानी कह रहा है कि ये दोस्तों हेल्प करेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में, ये दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, स्टार स्टूडेंट्स को बनाएगा। देखिए हमें स्टूडेंट को स्टार नहीं बनाना है, जनरल इंटेलिजेंस की बात ये हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर 12 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों, बहुबौद्धिकता की ये बात करते हैं, बहुबौद्धिकता की ये बात करते हैं, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स है 1.5 से 2.5 ईयर्स की जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है, मतलब 2 वर्ड का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 2 शब्दों का जो उच्चारण करते हैं 1.5 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण या तार प्रसित वाचन या नववाद, या दोस्तों उनको वकवाद बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 1.5 से 2.5 साल के बच्चे होते हैं ना, 2 शब्द वो बोलते हैं एक साथ, वो सारे सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों जिसको बोलते हैं हम तार प्रसित वाचन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर 13 का आपका आंसर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसके साथ आंसर चला जाएगा 2। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी जिसको इंग्लिश में अभी आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच इसको बोलते हैं। 14 नंबर में फ्रेंड्स क्या है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। ये तो फ्रेंड्स ऐसा सुनते ही आप क्या मतलब कि बोल देंगे कि ये हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप जिसको बोला जाता है, लैंगिक विभेदीकरण, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद। दोस्तों जहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप है तो ये आपका आंसर हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक स्थिरता नहीं। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर में देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल, देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सा इवोल्यूशन का मेथड यूज नहीं किया जाता है? अध्यापकों के द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे अध्यापक हैं उनके द्वारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, यानी कि मननशील जनरल का इस्तेमाल करना है, ये होना चाहिए या नहीं पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है नहीं पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 100 मूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन, केवल मानक, देखिए केवल वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। अब इसमें से प्रगतिशील जो हमारा कक्षा है उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आप बताइए।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड, जो कि यहाँ पर केवल पूछा गया है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, तो ये क्या है गलत, और पूछा क्या गया है गलत ही, इसलिए ये हो जाएगा सही। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा, यानी कि जो फ्रेंड्स डिप्राइव्ड कहा जाता है जिसको, यानी कि जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं 16 नंबर में, जो वंचित और हाशिए, जो वंचित हैं बच्चे, ठीक है, स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, यानी कि जो बच्चे मतलब वंचित है ना, जो हमारी स्थित समूह है उससे वो बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा और संस्कृति जो अलग है उसको अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षा में समानता इसको माना जाएगा, या शिक्षा में साम्यता, यानी देखिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्विटी इन एजुकेशन। तो दोस्तों इक्विटी इन एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, इक्विटी इन एजुकेशन। लेकिन आगे का भी आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल सहानुभूति हमें नहीं दिखाना है, विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर में फ्रेंड्स क्या है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय कार्यक्रमों को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। क्या करता है, गणित के क्रियाओं को समझने में उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है हमेशा। इसकी वजह क्या हो सकती है, तो देखिए कैलकुलेशन, मैथ से रिलेटेड कोई भी अगर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है ना दोस्तों, गणितीय वैकल्य इसको बोल सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड। ओके, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। एक देखिए समावेशी संस्था की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है समावेशी संस्था, ठीक है, और श्रव्य बाधित यानी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके लिए हम मतलब क्या नहीं होगा, क्या गलत है, श्रव्य बाधित बच्चों के लिए यहाँ पर कौन सी रणनीति जो है वो सही नहीं है, प्रभावी नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्त शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल। तो ये तो सही है, हम थोड़ा सा अगर बच्चे को इशारा दे करके पढ़ाएंगे तो उसे समझ आएगा क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चित्रित, यानी कि अगर हम बच्चों को संप्रेषण दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन उसको कुछ चित्र भी दिखा रहे हैं, तो ये तो सही है, वो समझ पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर चलचित्र यानी पिक्चर देख करके ये भी कहीं हेल्प मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि संप्रेषण जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं बच्चे से, तो केवल मौखिक माध्यम, केवल बोल करके हम कर रहे हैं, इसी पर हम आश्रित हैं। तो देखिए यही गलत है, बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ आएगा क्योंकि बच्चे को तो सुनाई नहीं दे रहा है, हम केवल बोल के ही हम लेक्चर देकर केवल पढ़ाए तो बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलत ही पूछा गया है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर आगे हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 19 का, देखिए निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका इंग्लिश वाला, क्योंकि कोई जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश में होता है, क्लियर नहीं होता है, हिंदी में होता है, कोई हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में हो जाता है। Deep-seated teacher prejudices about the disadvantaged group can often be revealed through an analysis of each of the following classroom process। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, लिंग, जाति, और ये तो गलत है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर हमें किसी प्रकार का बच्चे को बैठने को व्यवस्था नहीं करना चाहिए कि जो अमीर बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे, जो गरीब है पीछे बैठेंगे, या जो लड़कियां है वो आगे बैठेगी, लड़की जो है पीछे बैठेंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं, ठीक है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना,
यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड है, इंक्रीज ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशन स्टाइल बाय द टीचर। अब टीचर के द्वारा ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए कि जो मतलब मास्टरी एकदम हो, है ना, मास्टरी बनाना हो, बच्चे को मास्टर बनाना हो। तो ऐसा भी नहीं होता है। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चे के लिए यथोचित समायोजन करना। जो बच्चे सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं उनके साथ मतलब थोड़ा सा क्या करना है, रीजनेबल एकोमोडेशन करना टीचर को, ये करना चाहिए। या चौथा ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, रोड वर्ड जहाँ पर आएगा वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। चैलेंज, रेसिस्ट यहाँ पर बोला गया है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 19 का 1, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि हम किस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे जो मतलब कि गठित गुण पूर्वाग्रह को उजागर करेगा। तो ऐसा हम करेंगे तो बिल्कुल ये जो एक्टिविटी हमारी होगी वो दोस्तों उजागर करेगा वंचित समूह के प्रति गठित, यानी कि जो समूह वंचित हैं उनके प्रति मतलब पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप उजागर करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19 का, क्योंकि उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है। चलिए आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बाकी जो चीज़ें हैं वो सही है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपलब्धि वर्ग सम्मेलन के, यानी कि जो हमारे बच्चे ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर लो, जो स्पेशल बैच है उसको ज्वाइन कर लो, ऐसा फ्रेंड्स नहीं। इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, जो बच्चे का मौखिक खोज और सोच है उसको बढ़ाने पर हमें जोर देना चाहिए। डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, यानी कि बच्चों को परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए बोला जाए। या अभिसारी सोच, देखिए फ्रेंड्स अभिसारी सोच ये गलत है, अब सारी सोच होता तो मतलब की बात होता, अभिसारी सोच ये रॉन्ग है। परीक्षा देने के बेहतर कौशल ये बिल्कुल नहीं। दोस्तों विशिष्ट उपलब्धि, यानी कि अच्छा कोई सेक्शन ज्वाइन कर लो जिसमें अचीवर बच्चे हैं, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं 21 में देखिए क्या है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापकों के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक संरचनात्मक कक्षा में कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों के संवेग के द्वारा। अब यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन कौन सा सही होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये तो पॉजिटिव है। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नहीं सही होगा, चौथा यहाँ पर गलत है क्योंकि अनुशासन की बात यहाँ नहीं की जाएगी। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर जो होगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों 2022 का। यहाँ पर देखिए बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, यानी अगर बच्चे असफल हो गए तो विद्यालय भी असफल हो गया, क्योंकि विद्यालय का जो मोटिव होता है वो बच्चे को लेकर होता है। जो भी होता है, जो भी विद्यालय एक्टिविटी या कैरिकुलम तैयार करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं। अगर बच्चे ही सफल नहीं है तो विद्यालय सफल नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है। क्या बच्चे के जो सामर्थ्य है उसमें विभेदीकरण करने के लिए स्कूल है? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये तो गलत बात है, डिस्क्रिमिनेट के लिए नहीं है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चे के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, यानी जो विद्यालय है वो बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देते होंगे, उनकी अलग अलग जो एक्टिविटी है, उनकी जो गति है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। फ्रेंड्स इसलिए हो सकते हैं, क्या ये बात सही है? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे विद्यालय के ज़रूरतों का जो अनुपालन है वो नहीं करेंगे तो क्या असफल हो जाएंगे? तो ये बात तो गलत है। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि, देखिए बच्चे को कभी भी फ्रेंड्स ना आपको छोटा नहीं समझना है, बच्चे को बहुत बड़ा समझना है, बच्चे को बुद्धिमान समझना है, महान समझना है। बच्चे के अंदर कोई गलती नहीं होती है, ये समझकर आपको पेडागॉजी सॉल्व करना है।
बच्चे के अंदर कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। और स्कूल में गलती हो सकती है, बच्चे में नहीं। आप में हो सकती है, बच्चे में नहीं। टीचर में हो सकती है, बच्चे में नहीं। बच्चे को भगवान मानकर चलना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच्चा तो विभेदीकरण, ये तो बिल्कुल नहीं। तो अब आपका जो आंसर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है 2। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा 2। आगे हम बात करते हैं 23 का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। यानी ये कह रहा है कि कोई भी संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंगफुल और रिलीवेंट होने का क्या मतलब है, उसके लिए क्या चाहिए। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट सही हो, मीनिंगफुल हो, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार का वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या परिभाषा पर आधारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव। बच्चों को हमें डेफिनेशन नहीं घटाना है, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना है। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे का जो मतलब कि सोसाइटी है उससे जोड़कर हमें पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तकों से बच्चे की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, ये तो बिल्कुल ऐसी गलत है, आप खुद सोच सकते हैं। अच्छे से रट लेना। देखिए रट, जहाँ पर रोट आएगा ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इनसे अपनी ये बातें नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब हम आगे बात कर लेते हैं 2024 का। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है। बच्चे जो है वो मतलब असफल होने से डर होने लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस डर को दूर करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, इसलिए उसके भय को दूर करना है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। विद्यालय की मतलब ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जो इमोशन है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ये तो गलत है, विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। असफलता और त्रुटियाँ, जो असफलता और त्रुटियाँ हैं बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। देखिए जिसको डर लगता है वो उनका विकास भी नहीं होगा, विकास में भी, डेवलपमेंट में भी वो मतलब असफल हो जाएंगे। ऐसी बातें हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बच्चे को मान लीजिए एग्ज़ाम में सफल होने से उसे डर लग रहा है, तो क्या उसका और विकास नहीं होगा, और भी उसके विकास के एस्पेक्ट है, तो वो तो होगा ना। तो ये भी गलत है, ठीक है। ये विद्यालय जिम्मेदारी नहीं लेता है इमोशन का बच्चे का, तो ये भी गलत है। और एक कक्षा में अध्यापक भाई को संभाल नहीं सकता, क्यों नहीं संभाल सकता भाई, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों है कि जो बच्चे अगर मतलब असफल हो रहे हैं या त्रुटि कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। गलतियाँ को हमें इग्नोर नहीं करना है। गलतियाँ को फ्रेंड्स, बच्चे की जो गलती है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। उसको हमें मतलब ऐसा नहीं मानना है कि बच्चे से गलती हो ही नहीं सकती है, ये स्वाभाविक है, इसको स्वाभाविक हिस्सा मानना है। आगे हम चलेंगे 2025, यानी 25 में हम चलेंगे। अक्सर यह तर्क किया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। यानी कि जो पुरस्कार देने की बात की जाती है, जो लर्नर है, जो सीखने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने का ये सही तरीका नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो क्लास में फर्स्ट आएंगे उनको ये प्राइज़ मिलेगा, या जो इस दौड़ में या रेस में फर्स्ट आएंगे, सेकेंड आएंगे, उनको ये प्राइज़ मिलेगा। तो बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए, या जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं, उनको अभिप्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने का पुरस्कार देना ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। क्या ये सही है? क्या इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है? इसे बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि दोस्तों इंटरनल मोटिवेशन मतलब कम हो जाती है, इंटरनल मोटिवेशन बढ़ जाती है, बाहरी मोटिवेशन कम हो जाती है। बाहरी मोटिवेशन, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा यानी दोनों मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पुरस्कार देने से क्या होगा फ्रेंड्स? ये उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा आप बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है कि इससे बच्चे का जो आंतरिक मोटिवेशन है ना, बच्चे का जो आंतरिक मोटिवेशन है वो क्षीण हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 2026 में। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं, यानी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अच्छे से समस्याओं को मतलब सॉल्व करने वाले जो होते हैं, उनमें कौन सा अभिलक्षण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अन्नमयता की कमी, अपसारी चिंतन। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए, मतलब 3 इसमें दिए गए, तीनों को देखना है। क्रियात्मकता, जड़ता, देखिए जड़ता ये नहीं आएगा। अभिसारी चिंतन ये निगेटिव हो गया, अपसारी चिंतन नहीं, मतलब संकुचित सोच हो गया, और अपसारी मतलब कि ब्रॉड थिंकिंग। प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन ये नहीं होगा।
अब देखिए दोस्तों, अब सारी चिंतन और यहाँ पर भी अब सारी चिंतन, तो ये तो दो ऐसे नहीं होगा। अब इन तीनों में देखिए, यहाँ पर दोस्तों है प्रतिक्रियात्मकता अन्वयता की कमी, और यहाँ पर है क्रियात्मकता जड़ता। अब यहाँ पर इंग्लिश वाला थोड़ा सा देख लीजिए, फंक्शन फिक्स्डनेस। देखिए जहाँ पर फिक्स जो चीज़ें आती है ना, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। फ्रेंड्स यानी कि 26 का अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स इस पर आप जाइए फर्स्ट पर, हिंदी वाला के अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब हम आगे बात कर लेते हैं 27 का। शिक्षिका के विद्यार्थियों की यानी खासकर सुविधा वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको लेकर बात की जा रही है। विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर करके सीखने एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे सीखने को बेहद प्रभावित करती है, बच्चों को बेहद प्रभावित करती है। जो शिक्षक की अपेक्षाएं हैं, अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, जो बच्चे एक्सपेक्ट रखते हैं ना अपने मतलब जो टीचर एक्सपेक्ट रखते हैं ना अपने बच्चे से कि ये ऐसा करेगा, तो जो अपेक्षा है टीचर का वो बच्चे को क्या सीखने को बेहद प्रभावित करती है। चलिए उसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स ऑटोनोमी पर क्या रखना चाहिए? टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनोमी विद इन द क्लासरूम। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एक दूसरे से बेहतर, एक दूसरे से कंपटीशन। अभी आप सोचिएगा कौन सा सही होगा? शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण देना चाहिए। हर हालत में असफलता से बचे, ये क्या है? ये बिल्कुल नहीं है, बच्चे असफल हो सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है। तो चौथा तो दोस्तों निगेटिव है। अब आगे आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? देखिए बच्चों को प्रतिस्पर्धा, कभी भी बच्चे के अंदर कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में लड़ो झगड़ो एक दूसरे को देख करके मतलब ये करो। शिक्षक को कक्षा में बच्चे की स्वायत्तता पर काबू, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम कंट्रोल रखो। सबसे बेटर है तो दोस्तों शिक्षक की अपेक्षाएं जो है बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है। अगर हम मतलब कि बच्चे से एक्सपेक्ट रखते हैं कि अब ये बच्चा ऐसा करेगा, तो थोड़ा सा बच्चा को अपने अंदर लगता है कि मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनको हमसे उम्मीद है तो हम और बेहतर करेंगे, या उनका जो सीखना है ना उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट इसका पड़ता है। आगे हम बात करेंगे 28 का। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण मतलब कि सभी बच्चे सीख सके, उसके लिए एक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास के अंदर कैसे क्रिएट किया जाएगा? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, कहीं भी ऐसा डिसिप्लिन की बात की जाए या फिक्स बातें की जाए या समय सारणी की बात की जाए तो वह दोस्तों मतलब 99% चांस है, 99.9% चांस है कि वो मतलब निगेटिव होगा। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके, बिल्कुल नहीं, साझा नहीं होगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर ये हो सकता है। बच्चे की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तीसरा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स 29 का यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? क्या टीचर को ऐसा होना चाहिए, सत्ताधारी जो है हम ही है, ऐसा टीचर को होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। इसमें लिख रहा है हाँ। देखिए जहाँ पर हाँ लिखा हो तो बिल्कुल आंसर होगा नहीं। ये तो हाँ मान लिया कि टीचर को सत्ताधारी होना चाहिए और चुनौती मतलब उसको कोई नहीं दे सके, चैलेंज कोई नहीं दे सके। तो दोस्तों हाँ देखते ही ये मैंने टिक कर दिया कि आंसर ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब आगे नहीं वाला देख लेते हैं। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी आ जाती है। चलिए एक तो ये हो गया। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। मतलब कि जो टीचर्स हैं फ्रेंड्स वो डिजिटल एज में जो है वो बच्चे के सीखने में अप्रासंगिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर्स भी हेल्प करते हैं बच्चे को सीखने में, तो ये नहीं। यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड। बच्चे को सत्ताधारी टीचर को सत्ताधारी क्लासरूम में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछने में हिचकेंगे और वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो टीचर्स है वो सत्ताधारी अपने क्लासरूम में ना बने, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? एक मान लीजिए कि क्लासरूम में टीचर ने बच्चों को क्वेश्चन दिया, उसका बच्चे ने आंसर गलत लिख दिया, तो उस आंसर को मतलब क्या सही कर देना चाहिए तुरंत? हाँ, बच्चे की त्रुटियों को तुरंत संशोधित कर देना चाहिए? नहीं, बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, कि गलती नहीं करना है और अपनी बातों को रखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और गलती नहीं करनी है, इसका डर दिखाकर। क्या ये बात सही है फ्रेंड्स? तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर हमें भय नहीं दिखाना है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, कक्षा में परिचर्या के दौरान क्या एक शिक्षिका विद्यार्थी को गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो यहाँ पर कह रहा है कि नहीं। हाँ, ये तो बात सही है ना, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या ऐसा मतलब कर देना चाहिए, तो गलत जो आंसर बच्चा लिखा है तुरंत जाकर उसका सही कर देना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, कि तुम बिना गलत होने के भय से, मतलब ये बच्चे को बताना है कि तुम गलती से डरो नहीं, तुम अपनी अभिव्यक्ति को रखो। ऐसा हमें टीचर्स को मतलब बोलना चाहिए। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे कोई बच्चा आंसर दे दिए तो हम कैसे समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक स्पष्टता नहीं है? बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं आते हैं, बच्चे लर्निंग के लिए आते हैं। तो बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप गलती होने से नहीं डरो। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, आपको भी याद होगा अपनी क्लासरूम में टीचर ऐसे बोलते हैं कि चलो बोलो गलती भी होगा तो कोई बात नहीं, आप बोलो तो पहले सही इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो जो हम लोग बोलने में डरते थे तो टीचर्स बोलते थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, आप बोलो पहले, है ना। तो इस तरह से तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2। ओके, तो ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो या ईवीएस हो उसको देखेंगे। तो ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी सेटेड की प्रिपरेशन आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे उनको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे होंगे पढ़ सकते हैं, बट हम प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का केवल क्वेश्चन डिस्कस करके एग्जाम में जाते हैं तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स से अगर आपको पास होना है तो फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो पढ़ करके और प्रीवियस ईयर लगानी होगी। प्रीवियस ईयर के साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ये मस्ट है दोस्तों प्रीवियस ईयर, क्योंकि एक पेपर नहीं है। जो हमारा पेपर हुआ था ऑनलाइन, बहुत सारा पेपर है और सारे पेपर को अगर आप देखेंगे तो उससे फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी याद हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में ऐसी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, 30 क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को थैंक यू।